तो हे प्यारे 12th के बच्चों, आज जो हम 5 से 6 जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेरिवेशन लिखी हुई है गॉस पे वो करेंगे। ये सारी डेरिवेशन इनफ है आपके 12th के लिए, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बिल्कुल इनफ है। आपको ये 5 से 6 डेरिवेशन करनी होती है और धीरे धीरे ये डेरिवेशन के आपका लिस्ट भी स्क्रीन पे आता रहेगा कि कैसे कौन कौन सी हमें डेरिवेशन करनी है। तो गॉस लॉ क्या होता है, पहले मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं। देखो, गॉस लॉ जो है वो ये कहता है, बेसिकली वो फ्लक्स निकालना चाहता है, फ्लक्स यानी कि फाई। गॉस लॉ आपको फ्लक्स निकालने में हेल्प करता है। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग हमें एक चीज पता लगती है कि एक पर्टिकुलर चार्ज है, एक चार्ज के अराउंड वो जितनी भी फील्ड निकालेगा, जितनी भी चार्ज के अराउंड जितनी भी फील्ड निकलेगी, उस सारी फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस सारी फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? इस पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड जितनी भी फील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट कर दो उसका एरिया के साथ। ठीक है, तो एक तो फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि जितना भी एरिया है आप एरिया को निकाल लो। जैसे अगर आपने स्फीयर लिया है या आपने क्यूब लिया है, वो एरिया, तो वो एरिया हो गया, वो हम एरिया यहाँ लगा देंगे और जितनी भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया दोनों ही ना पता हो तो हम कैसे निकालेंगे? तब गॉस लॉ ने बताया कि आप क्या कर दो, जितना भी नेट चार्ज है, जितना भी ये नेट चार्ज है, उस नेट चार्ज को आप परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। आप नेट चार्ज को परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो ये आप फ्लक्स निकाल लोगे। किसकी मदद से? सिर्फ और सिर्फ नेट चार्ज की मदद से। यहां नेट चार्ज का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर चार्ज है उसके अराउंड क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अगर आपका ये नेट चार्ज क्लोज सरफेस में नहीं है तो इसका मतलब आप फ्लक्स निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, या तो ये चार्ज पहले से ही किसी क्लोज सरफेस के अंदर होगा, यानी कि स्फीयर या क्यूब के अंदर। अगर नहीं है तो इसके अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ठीक है, वो हम स्फीयर बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, तो वो हमारी अपनी खुद की चॉइस होगी कि हम इस चार्ज को एक फ्लक्स के अंदर आराम से एक एरिया के अंदर इसे इनक्लोज करेंगे। अब आप कहोगे सर क्यूब या फिर हम स्फीयर का यूज करेंगे, हम अलग अलग तरीके से। देखो, जैसे एक चार्ज है, इसके ऊपर कोई एरिया नहीं है, तो आप क्यूब या फिर आप स्फीयर दोनों ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, पर वो इसके अंदर यूज नहीं हो रहा। हमें तो बस इस चार्ज को ये शो करना है कि ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, इसीलिए हम ऊपर एक एरिया फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं। यानी गॉसियन सरफेस हम एक टाइप की क्या करते हैं, एक गॉसियन एक एरिया लेते हैं, और वो एरिया लेना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमेशा जो फ्लक्स निकालता है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए निकलता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं निकलता। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो उस चार्ज को क्या कर रहा हो, क्लोज कर रहा हो, तभी तो हम निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर के अंदर कितना ज़्यादा फ्लक्स है। मान लो एक चार्ज ऐसे ही पड़ा हुआ है और एक चार्ज एरिया के अंदर है, तो वो जो चार्ज एरिया के अंदर है वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकता है कि मैं कितना ज़्यादा फ्लक्स बनाऊंगा, बजाय इसके कि वो चार्ज जो किसी भी किसके अंदर नहीं है, किसी भी एरिया के अंदर नहीं है। इसीलिए गॉसियन सरफेस हमें ये कहता है, गॉसियन लॉ हमें ये कहता है कि चार्ज को आप क्लोज्ड सरफेस के अंदर डालो और उसको डिवाइड कर दो परमिटिविटी से, तो ये आपका गॉस लॉ ऐसे बताता है। तो पूरा गॉस लॉ हम लिखते हैं। देखो देखो, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। चाहो तो हम इन दोनों को मिला के कैसे लिखते हैं गॉसियन सरफेस की मदद की से। देखो, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमें गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि the total charge enclosed in the surface is 1 by epsilon naught times of the net charge. The total charge enclosed in the surface is equal to the epsilon naught times of the net charge. अब इसको कैसे करते हैं? तो phi is equal to E dot ds equal to Q by epsilon नॉट। अब हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए हम एक क्लोज इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। देखो, ये एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को क्लोज सर्फ दिखाने के लिए हम एक रिंग टाइप बना देते हैं इसके अराउंड, और यहां लिख देते हैं एस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो हमने क्लोज सरफेस एरिया लिया है। तो पर्टिकुलर हर बार हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कोई भी अगर हमें कभी भी
हमें फ्लक्स निकालना होगा तो पहले उस एरिया को क्लोज करेंगे और उसके अराउंड हम हमेशा क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो ये प्रॉपर एक पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला बनेगा, यही गॉस लॉ का एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन हम इसको लेंगे। समझ में आ गई आपको बात। अब आते हैं हम अपने डेरिवेशंस के ऊपर। तो सबसे पहली डेरिवेशन क्या है जो हमसे पूछी गई है? सबसे पहली डेरिवेशन देखो मैं बता देता हूं, वो है स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम क्या है आप उसे लिखिए, मतलब स्टेट मतलब उसे आपको थ्योरी फॉर्म में लिखना है। और हाउ विल यू प्रूफ इट बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, आपको कूलम लॉ से गॉस लॉ को प्रूफ करना है। क्लियर है? तो मैं अब आपको बता देता हूं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल, ये हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड in a surface is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed in that surface। तो ये हम इसकी पूरी की पूरी थ्योरी लिखते हैं और ये इसका एक्सप्रेशन होता है। तो आप इस तरीके से इसे नोट कर सकते हैं। अब इसे प्रूफ करेंगे हम कूलम लॉ से। कूलम लॉ से हमें गॉस लॉ को प्रूफ करना है। पहले मैं आपको बता दूं कूलम लॉ हमारा क्या था। तो कूलम लॉ हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। वो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो एक उसका नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कूलम्स लॉ की खुद की, और कूलम्स लॉ कुछ दिखने में ऐसा होता है। वो कहता है K1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या तो आप ऐसा लो कूलम लॉ को, या फिर आप इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो KQ0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप चाहो तो K की वैल्यू डाल सकते हो, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को हम लेके इस दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को लेके पर्टिकुलर ये प्रूफ करेंगे। क्या एट लास्ट हमें प्रूफ करना है, ये Q/एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा मेन टारगेट ये रहेगा प्रूफ करने के लिए, और हमें यूज करना है इस फॉर्मूले को। तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे हम कूलम लॉ से कैसे इससे ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो रेडी हो जाते हैं कि कूलम लॉ से गॉस लॉ कैसे बनाना है। तो पहले हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हमें फॉर्मूला ये यूज करना है स्टार्टिंग में, Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और इससे ये प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ कर रहे हैं हम गॉस लॉ बाय कूलम लॉ। तो हम लोगों ने ये लिख लिया किससे क्या प्रूफ करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हम ये समझेंगे कि बाय यूजिंग कूलम लॉ, सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग कूलम लॉ, जो कि होता है F इज इक्वल टू K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यहां एक है सोर्स चार्ज Q, और एक होता है टेस्ट चार्ज, एक होता है जो फोर्स लगाएगा, और एक वो जो जिस पे हम देखेंगे कि जिस पे लग रही है वो वाला। तो सबसे पहले हम दो बना लेते हैं, Q और ये Q0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे R। ये मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहा है। अब मैंने बताया था कि हमेशा आपको क्या करने के लिए, आपको ये इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कितना फ्लक्स लगा रहा है, उसके लिए आपको इसके अराउंड एक एरिया बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इमेजिनरी एरिया बना लेंगे। तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी एरिया बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्फीयर के फॉर्म में मैंने एक इमेजिनरी एरिया बना लिया। तो आप एक परफेक्ट स्फीयर बना सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखो ऐसे बना लो, इसको लिख लो Q और इधर लिख लो Q0। डन। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब हम बताएंगे कि यहां से जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल रही है, ये एक छोटा सा एरिया है, इसको ले लेते हैं हम ds। एरिया को ले लेते हैं ds, इस छोटे से एरिया को, और इस पूरे को इस छोटे से
पार्ट को अगर इंटीग्रेट कर दे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर छोटे से पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या करना है, E.ds, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर है? और इससे ये वाला प्रूफ करेंगे। सही है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है तुम लोगों को? और ds का हमारा फॉर्मूला, ds का फॉर्मूला हम लोग लेंगे एरिया का फॉर्मूला। जब इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप इस छोटे से पूरे एरिया को इंटीग्रेट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा तो ये नॉर्मल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली ए लिख सकते हो। इस पूरे का इंटीग्रेशन आप चाहो तो एरिया लिख सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट एस लिख सकते हो, सरफेस एरिया। डन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज वी नो E इज इक्वल टू F/Q0, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q0/r²। हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, ये यूज कर लिया, Q0 से Q0 काट दिया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0। ठीक है, Q/r²। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे मैं आपको बता देता हूं। एज वी नो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा 1/4πε0 Q/r²। हमने ये प्रूफ कर रखा है। और S का क्या होगा, 4πr²। 4πr² किसका, स्फीयर का। जो यहां ये किसका फॉर्मूला है, ये सरफेस एरिया स्फीयर का, सरफेस एरिया पर्टिकुलर ये किसका है, स्फीयर का। तो इसीलिए हमने स्फीयर का 4πr² डाल दिया। 4π से 4π कट चुका है आपका, r² से r² कट गया है, और फाइनली आपका फ्लक्स पता है कितना आ जाएगा, Q/ε0, Q/ε0, और आप लिख दोगे HP, यानी कि हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, तो यहां तक इसे आपको करना है गॉस लॉ को। तो बच्चों, हमारी पहली डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हम चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन कौन से तरीके हैं जिससे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर चार्ज को किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, हमने चार्ज को किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, मतलब किसी वायर पे ऐसे लीनियरली डाल रखा हो, क्योंकि वायर में ज़्यादा, लाइन में चार्ज ज़्यादा आएगा। तो अगर वायर को हमने चार्ज जो है, वायर पे अगर हमने चार्ज ऐसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए हम एक डेंसिटी यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है? और इसको पूरा नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, मैं आपको चार्ज डेंसिटीज बता रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब वायर को हम लाइन वाइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। जैसे आपने वॉल्यूम डेंसिटी सुना होगा, क्या होता है वॉल्यूम डेंसिटी, ऐसे होते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में जब मास डिस्ट्रीब्यूट हो तो मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ही चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि ये लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, पूरे इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। दूसरी हमारी चार्ज डेंसिटी होती है जिसे बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी फटाफट समझ लो, जो की होती है सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। जब आप किसी शीट पे, पेपर की शीट या कोई नॉर्मल मेटल की शीट पे चार्ज बिछा देते हो पूरा, जिसमें एरिया होता है, जैसे मान लो ये शीट है, इसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो इसके ऊपर लेंथ और ब्रेथ होती है, तो ये एरिया चार्ज डेंसिटी होती है। देखो, इसलिए यहां पर क्या है, Q/A। और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है रो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसके लिए हम इस डेंसिटी का यूनिट होती है कूलम पर मीटर, इसकी होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके लिए हम यूज करते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और तीनों से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो अलग अलग आती है। इसकी चार्ज की वैल्यू आएगी, ये यूज भी होगी, लैम्डा इंटू एल। इस यहां से चार्ज की वैल्यू निकालोगे एक शीट के लिए
तो सिग्मा इंटू ए, और यहाँ से चार्ज की वैल्यू आएगी आपकी रो इंटू वॉल्यूम। तो तीनों से चार्ज की अलग अलग वैल्यूज निकलती है। तो अब मैं चार्ज डेंसिटी आपको इसलिए बताया क्योंकि अगला जो हमारा डेरिवेशन है उसमें यूज होगा। अगली डेरिवेशन कहता है, ठीक है, कि a thin straight infinitely long conduction wire having charge density lambda। क्लियर है? तो बोला गया है कि आपको बहुत ही एक वायर दे रखा है, बहुत ही लंबा वायर दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन मिला है अ थिन स्ट्रेट इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्शन वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखो लैम्डा इन्होंने बताया कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इज इनक्लोज्ड बाय अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। क्लियर है? तो अब देखो, और दोनों की जो चार्ज जो आपको सिलेंडर दिया है और जो वायर दिया है, उन दोनों का जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं पूरा आपको समझा देता हूं कि ये चक्कर क्या है। देखो ये लोग तो थोड़ा घुमा फिरा के आपसे डेरिवेशन पूछते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि ये लोग पूछना क्या चाहते हैं। देखो एक्चुअली में एप्लीकेशंस होते हैं, 3 गॉस के एप्लीकेशन होते हैं। गॉस का एप्लीकेशन नंबर 1, गॉस का एप्लीकेशन नंबर 2 और गॉस का एप्लीकेशन नंबर 3। क्लियर है? उसी के अराउंड कहीं ना कहीं आपके डेरिवेशन बनती है, 3 अलग अलग डेरिवेशन बनती है। तो वो क्या होती है एप्लीकेशन, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों के पास है सबसे मेन गॉस लॉ। गॉस लॉ की आपकी 3 एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक एप्लीकेशन होती है, एक बहुत ही लंबा वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, हमें इसकी टोटल लेंथ भी नहीं पता, फिर भी हम एक पर्टिकुलर इसकी लेंथ मान के चलते हैं L। इसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एप्लीकेशन नंबर 1 है, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या होती है कि एक शीट आती है, तो एक शीट आती है, इस शीट के अराउंड हमें क्या निकालना है, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है और इस तरफ कितनी जा रही है, वो निकालना है हमें टोटल। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे के अराउंड, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस तरफ और इस तरफ इसके, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है कि एक पूरा स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर बहुत सारा चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, मेटल का स्फीयर है, और आपको इसके अराउंड अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 3 इसके प्रॉपर एप्लीकेशन आते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और इन्हीं के ऊपर 3 अलग अलग टाइप की डेरिवेशन बनती है। सही है? अब देखो, जो आप डेरिवेशन नंबर हम 2 करने वाले हैं, जो सेकंड करेंगे वो इसके ऊपर बेस्ड होगी, जो हम थर्ड करेंगे, जो थर्ड होगी वो इसके ऊपर बेस्ड होगी। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड वाली वायर के ऊपर है, थर्ड वाली शीट के ऊपर है, और जो फोर्थ वाली है वो स्फीयर के ऊपर है। इस तरीके से लाइन वाइज हम तीनों डेरिवेशन करेंगे। और एक मजेदार बात, जो सिक्स्थ डेरिवेशन जो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखोगे कि वो ऐसी पूछिए कि वो एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको शॉर्ट तीनों पूछ लिए, एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछ लिए 5 नंबर में। कई बार जब लेंदी पेपर बनता है तो आप देखते हो कि आपसे 6th डेरिवेशन पूछ ली जाती है। डन? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेन फंडा। स्टार्टिंग से हम लेंगे वायर की डेरिवेशन। सबसे पहले हम वायर करेंगे, वायर की डेरिवेशन। तो हम एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन नंबर 1 और डेरिवेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है? वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely लॉन्ग वायर, कंडक्शन वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वायर बनाना है, तो हमने वायर बना लिया। आपका वायर के हमने ऊपर कुछ चार्ज लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो वायर के ऊपर ये आपका चार्ज है, सही है। अब इसके ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। अब वायर के ऊपर गॉसियन सरफेस कैसा होगा? एक क्या वायर के ऊपर से स्फीयर बना सकते हैं? नहीं, वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो इसका गॉसियन सरफेस भी हम सिलेंड्रिकल लेंगे। ये ले इस तरीके से, और इसका लेंथ ले लेंगे L, और इसका रेडियस ले लेंगे हम यहां से R, और पूरा सरफेस एरिया कोई बताएगा? सरफेस एरिया टोटल कितना इस सिलेंडर का क्या होगा? ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से खुला हुआ है, सिर्फ आपको जो है ऐसे बाहर का सरफेस एरिया लेना है, तो वो होता है 2 पाई
आर एल, पहले से ही लिख लेता हूँ मैं इसका सरफेस एरिया। डन। अब पूरी की पूरी गॉसियन थ्योरम लगानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़नी है तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, उसमें कंसिडरेशन के बारे में बता रखा है। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हर डेरिवेशन करने के लिए हम इतना पार्ट लेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर आ गई क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी टोटल चेंज नहीं कर रही है, पर इसका एरिया है, जैसे पहले हमने इसका एरिया इतना सा ले रखा है, मान लो ds, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इतना सा एरिया ले रखा है। ऐसा बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो सबका ds हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेट करने पे, जैसे आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो टोटल बन जाएगा, और टोटल ये रहा लिखा हुआ मैंने 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। और अब अगर हम इसे अच्छे से सॉल्व करें तो देखो हमारे E की वैल्यू आएगी Q अपॉन 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहां तक हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसके अंदर एक छोटा सा स्टेप और करना है। वो छोटा सा स्टेप क्या है वो मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं। एज वी नो लैम्डा क्या होता है? Q अपॉन एल। तो क्या इसमें Q अपॉन एल बन सकता है? हाँ देखो, Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह कर दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को एक जगह लिख दो। ठीक है, 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख दिया, और Q बाई एल को अलग जगह लिख दो, Q बाई एल को, और वो पता है क्या हो जाएगा? Q बाई एल हो गया आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा आर। यही आपका फाइनल आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं यहां लिख रहा हूं लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द राइट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर आपका रेडियस आया है, इस किसका रेडियस? इस जो हमने ऊपर गॉसियन सरफेस लिया था उसका रेडियस, और एक आपका लैम्डा आया है, और लैम्डा हमें क्या बताता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर आते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड है आपकी? वो डेरिवेशन होगी शीट के ऊपर बेस्ड। एक शीट के ऊपर गॉसियन जो आपका सरफेस लगता है, जब एक शीट का प्रॉपर फ्लक्स निकालते हैं तो क्या आंसर आता है वो देखना है अब हमें। तो एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट। यस, तो अब एप्लीकेशन नंबर 2 की बारी आ गई आपकी। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट। तो एक शीट ले लेते हैं हम लोग। इस बार एक शीट ले लिया हमने जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, इसका एक एरिया, हम इसका लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता, नहीं पता, बस इतना इसके एरिया को, एक तरफ वाले एरिया को ए ले लेते हैं, हम एरिया को ए ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो एक शीट है, ये शीट ऐसे नहीं पड़ी हुई है, ये शीट ऐसे है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये शीट ऐसे है, तो ये शीट ऐसे, तो इस तरफ भी एक इसका एरिया दिखाई देगा और पीछे से भी एक एरिया दिखाई देगा, दोनों तरफ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो इस शीट को ज्यादातर बंदे ऐसे बनाते हैं, पर इसका सही आपका लॉजिक मैं बता देता हूं कि आप इसको थोड़ा 3D बनाओ। तो आपने शीट को ऐसे बना लेना है। ठीक है, अपने चार्ज को दिखा दिया इसके ऊपर आपने। ठीक है, और आपको बताना है शीट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है। इसका टोटल एरिया हमें 2A लेना है। क्यों लेना है 2A? एक इधर का और एक इस तरफ का। एक्चुअली में आप शीट को जब दोनों तरफ से देखोगे तो एक इधर का एरिया और एक इस तरफ का एरिया, 2 एरिया हम लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी यूज करेंगे? लैम्डा या सिग्मा? सिग्मा लेंगे, Q अपॉन ए वाला, Q अपॉन ए, ये वाला इसके अंदर यूज होगा, तो मैं पहले ही लिख दिया है वो। और टोटल एरिया इसका 2A लेंगे। ठीक है, अब हम इमेजिनरी एरिया बना लेते हैं। देखो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसका एक इमेजिनरी एरिया, और इसको ऐसे ले गए हम। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको मैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए।
ये भी एक इमेजिनरी एरिया, दोनों तरफ हमने इमेजिनरी एरिया लिया है, ds ds। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, आप ज़्यादातर देखोगे इसका एरिया वेक्टर भी दिखाते हैं ये लोग, इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है। तो दोनों का हमने एरिया वेक्टर भी दिखा देना। अब हम आते हैं हमारा बाय यूजिंग गॉस लॉ। बाय यूजिंग गॉस लॉ हमें मिलेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया। अब यहां पर फाई जो है उसको हम लिख सकते हैं, टोटल इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या आएगा। 2a क्यों आ रहा है, एक इधर का एरिया एक उस तरफ का एरिया, इसलिए यहां पर क्या आएगा 2a आएगा इसका इंटीग्रेट करने पे, और फाई आपका आ जाएगा e मल्टीप्लाई बाय 2a इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आपको? चलो अच्छी बात है। और अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें सिर्फ इतना पार्ट लेना है, इतने से पार्ट को लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ, ये 2a नीचे गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट a, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, और q अपॉन a क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा याद रखना चार्ज शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगता है, एक चार्ज शीट के लिए सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगता है। तो ये आपकी डेरिवेशन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने क्या करा है मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन कहती है बाय यूजिंग गॉसियन थ्योरम derive an expression for electric field intensity at a point due to an infinitely plane sheet of charge। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 2 है। अब आते हैं बिना देरी करे हुए एप्लीकेशन नंबर 3 पे, जो कि एक स्फीयर के ऊपर है। एक स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बाहर कितनी होगी उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 से। क्या बोलती है एप्लीकेशन नंबर 3? कि आपको निकालनी है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो यहां लिखा हुआ है बाय यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर शेल। पूरा मैं लिख देता हूं। एप्लीकेशन नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, ठीक है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell of radius r, ठीक है। हम एक शेल दिया है जिसका रेडियस हमने r लेना है। क्लियर? तो मैं इस बार 2 शेल बना लेता हूं आपका, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, हर 2 केस हैं आपके, केस फर्स्ट और केस 2, इसलिए मैंने 2 आपको अलग अलग दिखाया है शेल बना के। इन्होंने बोला है आपका शेल का रेडियस r है। आपको क्या करना है, 2 अलग अलग केस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखानी है। एक बार आपको क्या करना है कि जो टोटल आपको शेल दे रखा है, चार्ज जो शेल है, उसके अंदर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। आपको गॉसियन सरफेस उसके अंदर लेना है और दूसरे केस में आपको गॉसियन सरफेस बाहर लेना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो डॉटेड है, ठीक है। ये क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का मतलब होता है कि गॉसियन सरफेस का खुद का एक रेडियस लेंगे हम, और इस केस में r इज ग्रेटर देन गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कम है एक्चुअल जो शेल है उसके रेडियस से। और इस केस में क्या होगा आप जल्दी बताओ, r इज लेस देन स्मॉल r, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस है वो हमने बाहर लिया है। अब मैं एक चीज तुम सबको बता दूं कि जब भी कंडक्टिंग शेल हो, ठीक है, कंडक्टिंग शेल होता है, ये जो शेल है ये हम कंडक्टिंग लेते हैं, ठीक है। अगर ना भी दे रखा है, सिर्फ शेल वर्ड यूज किया तो उसे हम कंडक्टिंग
लेंगे, कंडक्टिंग मान के चलेंगे। तो क्या होता है कंडक्टिंग के अंदर, क्या होता है कि कंडक्टिंग के अंदर आप मान लो एक कंडक्टिंग शेल है, आपने काटा उसे, चार्ज डाला और दोबारा बंद कर दिया, तो वो सारा चार्ज कंडक्ट होके बाहर आ जाता है सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, इनसाइड कोई चार्ज रहता नहीं है। हमेशा कंडक्टिंग शेल के अंदर अंदर चार्ज नहीं रहता है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेटल की बॉल लाए, मेटल की बॉल को आपने काटा, चार्ज डाला अंदर, आपने बिल्कुल सेंटर में डाला था, बंद किया, तो आप ये देखोगे कि वो सारा का सारा चार्ज जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा, वो चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना, इस जब केस को करेंगे, पहले मैं इस केस को आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट केस को हम करेंगे, सेकंड केस को अभी मैं मिटा देता हूं आपके लिए, जिसके अंदर एक्चुअल रेडियस इतना था शेल का, और हमने क्या करा, उस शेल के अंदर एक छोटा और स्फीयर माना, उस शेल के अंदर एक छोटा और स्फीयर बना, ठीक है, एक स्फीयर के अंदर दूसरा छोटा स्फीयर, उसका हमने क्या लिया, रेडियस आर लिया, छोटा आर लिया। तो आप देखोगे कि चार्ज तो सारा बाहर आ रखा है, चार्ज तो सारा बाहर आ गया, तो इनसाइड चार्ज कितना होगा, इनसाइड आपका Q कितना हो जाएगा, 0, इनसाइड चार्ज आपका 0 होगा। बाय यूजिंग गॉस लॉ, अब आपको यूज तो करना पड़ेगा, गॉस लॉ को एक और करके दिखाना पड़ेगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इससे कि निकलता क्या है, फ्लक्स, ठीक है। तो हम इतने पार्ट को लेंगे, तो मान लो मैंने इसका इंटीग्रेशन करा और यहां पर आ रहा था आपका 4πr² Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यहां तो मैं बता दूं आपको चार्ज ही 0 है, चार्ज ही 0 है, और अगर चार्ज 0 है, आपका चार्ज 0 है, तो ये सारी ये भी उधर जाके 0, डिवाइड पे 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। तो आपको यहाँ आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 आई क्योंकि आप गलत निकाल रहे हो, आप एक स्फीयर है उसके इनसाइड निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और सारा चार्ज तो बाहर आ चुका है, सारा चार्ज कंडक्ट होके कहाँ आ चुका है, सरफेस पे आ चुका है। इसीलिए आप एक बात याद रखना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बिल्कुल 0 रहती है, ठीक है। अगर आप इस वाले रेडियस के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे, मतलब रेडियस के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि चार्ज ही 0 है। तो आपको लिखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग में 0 नहीं होगी, जैसे कोई बैलून वगैरह है तो वो नॉन कंडक्टिंग है, उसके अंदर ये 0 नहीं होगी। पर आपका नॉर्मली क्या होगा कि अगर आपका कोई भी मेटल का है तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, 0 होगी। कोई रबड़ की बॉल है तो अंदर 0 नहीं होगी। तो E इज इक्वल टू 0 फॉर अ कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस पर्टिकुलर r। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। एप्लीकेशन नंबर 3 के 2 केस है। पहला इनसाइड वाला हमने कर लिया, इनसाइड वाला। अब हम करेंगे आउटसाइड वाला। इनसाइड वाले में 0 आ गया, ठीक है। अब चलो आउटसाइड वाला केस करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना, पॉज करके चाहो तो नोट कर लो। तो अगला केस क्या कहता है हम लोगों को, तो अब लेंगे हम फिर से वही शेल बनाया हमने जिसका रेडियस क्या था, r, ठीक है। इसके जो भी चार्ज था वो कहाँ आ चुका है, कंडक्टिंग शेल है, तो वो चार्ज आपके सरफेस पे मतलब ऊपर आ चुका है, बीचों बीच नहीं रहा वो, इस तरीके से। और इस बार हम इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आते हैं इस गॉसियन सरफेस जो हमने माना है, इस सरफेस का 4πr², ये आपका पूरा सरफेस होगा। एक स्फीयर का, जब हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का सरफेस की बात कर रहे हैं, वो 4πr² है, ठीक है। पूरा गॉसियन सरफेस लेंगे, ये छोटे वाले का नहीं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर निकालना चाहते हो ना आउटसाइड, तो पूरा ये वाला आर लोगे, ये आर नहीं लोगे। तो इसलिए मैंने छोटा आर लिया है, क्योंकि ये छोटा आर पूरे सरफेस को बता रहा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, ये गॉसियन सरफेस है। अब आते हैं हम क्या, बाय यूजिंग गॉसियन लॉ हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds सरफेस इंटीग्रेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, अब आते हैं क्या, अब समझना मैं क्या कर रहा हूं। हम इसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट ले लेंगे, इसको और इसको, और आपको पता है इसका पूरा का पूरा सरफेस इंटीग्रेट करने के बाद आएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये उस तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई को इसके साथ लिख दिया और फिर आर स्क्वायर को अलग से लिख दिया। ये आपका फॉर्मूला है किसका, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए। डन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारी की सारी एप्लीकेशन। ठीक है, तीनों का एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन नंबर 6 है, और बाकी आप जो देखोगे मैंने लाइन वाइज 2, 3, 4 करवाए, 2, 3, 4 वो एप्लीकेशन 1, 2, 3 है आपका, इस तरीके से हुआ। अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे कि 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो वो चलो देखते हैं कि 5th क्वेश्चन हमारे को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 5th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये सीबीएसई में थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आने लगा है। तो क्या है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल भी बेस्ड है। तो क्वेश्चन वो है ये वाला, ठीक है, आपको ऐसा एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो स्ट्रेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये 2012 के अंदर आ भी रखा है सीबीएसई फॉरेन के अंदर। तो हमें कहता है स्ट्रेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो हम लिख देंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था पहले ही आपको डेरिवेशन के अंदर। अ क्यूब विच ईच साइड ए इज केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, आपको क्या बोला हुआ है, एक क्यूब है आपका, मस्त क्यूब है। चलो इस क्यूब को बना देता हूं मैं आपको। तो ये आपका क्यूब है, इस क्यूब की हर साइड ए है, हर साइड क्या है इस क्यूब की ए। डन, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या किया हमने, इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू दे रखी है ए एस। इसे एज मत पढ़ना, ये ए और एस आपको अलग अलग दे रखा है, ठीक है, ए और कांस्टेंट, वेयर एस इज अ पॉजिटिव डायमेंशन कांस्टेंट, मतलब एस एक डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन कांस्टेंट है एस। एस मतलब यानी कि एक टाइप की क्या बताएगा आपको, लेंथ बताएगा, लेंथ बताएगा। क्लियर है, तो आपको एस बताने वाला है लेंथ, और ए एक हम ले लेते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं ए। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एस इज अ पॉजिटिव डायमेंशन कांस्टेंट, ये हमें लेंथ बताएगा। ठीक है, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग, क्या चक्कर है। चक्कर ये है कि आप सबसे पहले तो एक 3 डायमेंशन बना लो, एक्स वाई जेड, जेड बोलो तो जेड, नहीं तो जी बोलते हैं आजकल। ठीक है, और यहां पर आपका कोई ऐसे क्यूब पड़ा हुआ है, ये देखो क्यूब बना लिया मैंने। इसका यहां से यहां तक भी ए है और यहां से यहां तक भी ए है। ये आपका टोटल आपको बोल रखा है, पर्टिकुलर आपको दिया है हमने, यहां से यहां तक का डायमेंशन ए, यहां से यहां तक का डायमेंशन ए आपको मिला हुआ है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो क्यूब है उसका ये साइड भी ए है और क्यूब ओरिजिन से इतना दूर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और हमें बोला भी है कि ए एस करके आपको, ए और एस करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और एस यहां पर क्या है आपका पर्टिकुलर एक डायमेंशन यहां डलेगी, डायमेंशन वैल्यू डलेगी। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालूंगा सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड है। तो इसके लिए आएगी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के लिए आएगी A 2A।
इसे बोलेंगे ए स्क्वायर, इसे बोलेंगे 2a स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा हुआ ये? देखो a तो आपका नॉर्मली बता ही रहा था लेंथ को, s जो है वो डायमेंशन को बता रहा है। देखो लेफ्ट साइड ओरिजिन से a की दूरी पे है, तो s की वैल्यू a क्यों डाली लेफ्ट के लिए? देखो s की वैल्यू मैंने a डाली है लेफ्ट के लिए, उसका रीज़न है कि ओरिजिन से a दूरी पे, और राइट ये वाला है और ये वाला है 2a दूरी पे, ठीक है। तो ये जो ये राइट आपका फेस है, फेस ये 2a की दूरी पे है, मैंने इसलिए 2a डाला, तो आपका e लेफ्ट और e राइट निकलेगा। फिर आपको फ्लक्स निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो होगा e डॉट a स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो e a cos थीटा, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा हटाते हैं। और अगर मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी, और इसका एरिया वेक्टर अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो यहाँ पर डलेगा कॉस, जो डलेगा वो 180 डिग्री डलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा EA -1, cos 180 -1 होता है, तो ये फ्लक्स आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए है -EA, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस E की वैल्यू कितनी आई है लेफ्ट के लिए? a स्क्वायर, और ये भी a स्क्वायर, तो टोटल आपका आएगा माइनस कितना हो गया ये a⁴। ये आपकी लेफ्ट के लिए निकल गई, लेफ्ट के लिए, ठीक है, लेफ्ट के लिए ये वैल्यू आ चुकी है। और राइट के लिए अब हम कैसे करेंगे? राइट के लिए भी सेम है, राइट के लिए आप इतना नोट कर लो, लेफ्ट की जैसे हमने निकाली वैसे ही राइट की निकालेंगे। अब राइट की निकालने के लिए आपको यहाँ राइट लिखना पड़ेगा और यहाँ cos 0 डिग्री लगाना पड़ेगा। क्यों 0 डिग्री हम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, थीटा 0 डिग्री क्यों ले रहा है इसके अंदर? उसका रीजन है कि राइट साइड का एरिया वेक्टर इस तरफ है और बिल्कुल पैरेलल है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ cos 0 डिग्री लगेगी, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और EA 1 आ जाएगा ये राइट साइड का, और राइट साइड का आपका आ गया, इसका 2a स्क्वायर था और ये भी आपका एरिया भी आ गया a स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2a⁴। क्या निकल गया आपका? ये आपका आ गया राइट हैंड साइड के लिए। अब क्या करेंगे हम? टोटल निकालना है हमें, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम चलो मैं बता देता हूं, हमारे दो फ्लक्स क्या क्या आ गए। फ्लक्स हमारा राइट हैंड साइड के लिए और लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या क्या है? राइट हैंड साइड के लिए है 2a⁴ और यहाँ a⁴, तो हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे फ्लक्स टोटल, जो कि होगी ER + EL, जो कि होगा 2a², ये माइनस का था तो -a4, और ये आपका आ जाएगा a⁴। ये टोटल फ्लक्स निकल गया, ये टोटल फ्लक्स आपका आ गया a⁴। जो a की वैल्यू होगी वो हम इसमें डाल देंगे। और एक चीज़ और ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमें टोटल फ्लक्स निकालने के बाद टोटल नेट चार्ज भी निकालना है, तो वो बहुत आसान है। अगर आपने टोटल फ्लक्स निकाल रखा है तो Q/ε0 कर दो, तो आपको अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज का होगा Q टोटल अपॉन में ε0, और Q टोटल पता है क्या है? a⁴, तो पता है इसकी चार्ज की वैल्यू आती है a⁴ ε0, ये चार्ज आता है। ये फर्स्ट आंसर, ये आंसर A और ये आंसर B, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 5 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस की, जिसे आप अच्छे से कर लो और मुझे भेजो।